नमस्कार दोस्तों, राजस्थान अध्ययन श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारी बुक चल रही है हमारा राजस्थान कक्षा 6 भाग फर्स्ट, जिसमें आज हम अध्याय 6 पढ़ने वाले हैं, जो कि जल संसाधन एवं संरक्षण के बारे में हम पता करेंगे कि जल संसाधन क्या होता है, संरक्षण क्या होता है, अपुआ तंत्र, उच्च अपुआ तंत्र। इसी के साथ हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी झीलें और कौन कौन सी नदियाँ हैं, कितने प्रकार का राजस्थान में अपुआ तंत्र है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। इसी के साथ ही अगर राजस्थान की किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसकी दृष्टि से ये अध्याय आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथ में वो भी चर्चा करेंगे कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं, कौन कौन से प्रश्न इस पाठ में ऐसे हैं जो पीछे परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगे पूछे जाने की संभावना भी है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर राजस्थान अध्ययन की श्रृंखला आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे हमारा चैनल का लोगो दिखाई देगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको प्ले लिस्ट में जाना है और राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 लिखा हुआ मिलेगा, वहाँ पर क्लिक कीजिए और राजस्थान अध्ययन के जो भी पहले 5 पाठ पढ़ा चुके हैं वो सभी आप वहाँ से देख सकते हो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। जल संसाधन एवं जल संरक्षण की चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर चर्चा करते हैं हम अपुआ तंत्र की, कि अपुआ तंत्र किसे कहते हैं। धरातल की बनावट एवं भूगर्भिक संरचनाओं के आधार पर किसी भी नदी या उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष अवस्था को अपुआ तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहते हैं। दो अपुआ क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि, जो कि वर्षा जल की विभिन्न दिशाओं में व्यक्त होकर प्रभावित होती है, उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वत, जैसा कि राजस्थान में अरावली पर्वत है इसका उदाहरण। यहाँ पर चर्चा करते हैं कि सहायक नदियाँ क्या होती है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि ऐसी छोटी छोटी नदियाँ जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती है, उन्हें सहायक नदियाँ कहा जाता है। आगे हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान का अपुआ तंत्र, यानी कि राजस्थान का जो अपुआ तंत्र है वो कैसा है। राजस्थान का अपुआ तंत्र 3 भागों में बंटा हुआ है। कौन कौन सा? तो पहला आ जाता है बंगाल की खाड़ी का अपुआ तंत्र, दूसरा आ जाता है अरब सागर का अपुआ तंत्र और तीसरा आ जाता है आंतरिक अपुआ तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अपुआ तंत्र क्या है? अरावली पर्वतमाला की अगर हम चर्चा करते हैं तो अरावली पर्वतमाला के जो पूर्वी भाग है, जिसमें बहने वाली नदी जैसे कि बनास, काली सिंधी, पार्वती चंबल में प्रभावित होकर यमुना नदी में मिल जाती है, और आगे यमुना नदी है वो गंगा नदी में मिल जाती है, और अंत में गंगा नदी है वो जल बंगाल की खाड़ी में ले जाकर मिला देती है। इसीलिए इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपुआ तंत्र कहा जाता है। यानी कि अरावली के पूर्वी भाग से जो बहने वाली नदियां जैसे बनास हो गई, काली सिंधी, पार्वती, चंबल, वो यमुना में मिलती है, यमुना गंगा में मिलती है, और गंगा आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसीलिए बंगाल की खाड़ी का अपुआ तंत्र हो गया। इसी प्रकार अरब सागर अपुआ तंत्र की चर्चा करें तो अरावली पर्वत के जो पश्चिमी भाग में बहने वाली जल अरब सागर से ले जाती है, जैसे कि माही, लूनी, साबरमती, और पश्चिम की जो बनास है वो इसकी सहायक नदियां अरब सागर का अपुआ तंत्र कहलाती है। आंतरिक की चर्चा करते कि आंतरिक का मतलब आप समझ गए होंगे कि ऐसी नदियां जो कि समुद्र तक अपना जल न ले जाकर बीच रास्ते में ही विलुप्त हो जाती है या किसी झील में मिल जाती है, उसे आंतरिक अपुआ तंत्र कहते हैं। राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अपुआ तंत्र की बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि राजस्थान में आंतरिक अपुआ वाली कौन कौन सी नदियां हैं। तो जैसे कि घग्गर नदी है, बाणगंगा नदी है, कांतली भी है, साबी भी है, रूपरेल भी है, मेंढा भी है, आदि नदियां जो अपुआ तंत्र की नदियों के उदाहरण हैं। यहाँ पर चर्चा करते हैं नदियों के बारे में कि राजस्थान की जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके किसी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। जैसे कि चंबल की चर्चा करते हैं। इस नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से है। राजस्थान की क्या है? राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। सबसे लंबी कितनी लंबी है? चंबल नदी की अगर हम चर्चा करें कि चंबल नदी की लंबाई कितनी है, तो चंबल नदी की लंबाई है 1051 किलोमीटर। कितनी है? 1051 किलोमीटर। ये तो इसकी संपूर्ण लंबाई है। अगर पूछा जाए कि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, तो राजस्थान में बहने वाली इसकी लंबाई हो जाएगी 322 किलोमीटर। यानी कि सबसे लंबी चंबल नदी है जो कि 1051 किलोमीटर बहती है। राजस्थान की सबसे लंबी क्योंकि 322 किलोमीटर ये राजस्थान में बहती है। एकमात्र ऐसी नदी है जो वर्ष भर बहने वाली नदी है। यानी कि कभी भी ये नहीं है कि बारिश के मौसम में बहती है, हमेशा प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति वर्ष ये बहने वाली नदी है। राजस्थान में ये नदी चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ से प्रवेश करती है। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। यमुना नदी में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर जाकर मिलती है, ये प्रश्न भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया। कहाँ पर जाकर मिलती है? ये इटावा में मिलती है।
कहाँ पर मिलती है? इटावा यूपी में मिल जाती है, इटावा यूपी में ये मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि चंबल की सहायक नदी, जैसे कि चंबल की एक तो बनास है, एक बेचड़, एक कोठारी, एक काली सिंधी, एक पार्वती। और राजस्थान का जो औद्योगिक नगर है कोटा, वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में आया है, चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे हम चर्चा करते हैं कि बनास नदी की चर्चा करते हैं कि बनास नदी की अगर हम चर्चा करते हैं तो ये बनास नदी राजसमंद जिले में खमनोर की जो पहाड़ियाँ वहाँ से जन्म लेती है और राजसमंद से चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर ये स्वयं में रामेश्वरम के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। ये एक मौसमी नदी है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। ये प्रश्न भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि चंबल बनास नदी की लंबाई कितनी है? तो बनास नदी की लंबाई 480 किलोमीटर है, जो कि पुरानी लंबाई है। अगर वर्तमान लंबाई की चर्चा करें, वर्तमान लंबाई से बहुत बार प्रश्न परीक्षाओं में आता है, तो 512 किलोमीटर है। यहाँ पर दो प्रश्न बन रहे हैं आपके। पहला अगर पूछा जाए कि बनास नदी की लंबाई कितनी है, अगर ऑप्शन में 480 है तो भी सही है, 512 है तो भी सही है। अगर 480 लिखा हुआ है तो आप 480 भी कर सकते हो, अगर 412 लिखा हुआ है तो आप 412 भी कर सकते हो। 512। अगर ये पूछा जाए कि पुरानी लंबाई कितनी है या नई लंबाई कितनी है, तो पुरानी 480 और नई 512 है। टोंक व सवाई माधोपुर नगर बनास नदी के किनारे स्थित है। टोंक और सवाई माधोपुर है वो बनास नदी के किनारे बसे हुए हैं। बनास नदी की प्रमुख सहायक नदी जैसे कि मेनाल, कोठारी, बेचड़ और खारी इसकी सहायक नदियां हैं। लूनी की अगर हम चर्चा करते हैं कि लूनी तो अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। ये अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिलों में बहने के बाद कच्छ की घाटी यानी कि गुजरात है, बाड़मेर जिले के बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा होता है। इसी के आगे इसका जल है वो खारा हो जाता है, यानी कि आधी मीठी आधी खारी लूनी नदी को कहा जाता है। इनकी सहायक नदियाँ जैसे कि जोजरी होगी, बांडी होगी, ज्वाई होगी, मीठड़ी होगी, खारी होगी, सूकड़ी होगी, सागी होगी और गुहिया होगी। ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। आगे हम माही नदी की चर्चा करते हैं कि माही नदी मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से इस नदी का उद्गम होता है। इस नदी का राजस्थान में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदी एक तो सोम और एक जाखम है। बाणगंगा की चर्चा करें तो इन नदियों का उद्गम जयपुर जिले में स्थित अरावली के बैराट पहाड़ियों से होता है और इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान नम भूमि का निर्माण करती है और इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। यानी बाणगंगा का दूसरा नाम क्या है? अर्जुन की गंगा। बहुत बार परीक्षाओं में यह प्रश्न भी पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। यहाँ पर घग्गर नदी की चर्चा करते हैं तो घग्गर नदी, इसके बारे में यही पूछा जाता है कि इसका पुराना नाम क्या है। घग्गर नदी को सरस्वती नदी भी कहते हैं और इसको दवेशवती नदी भी कहते हैं। ये अंतर्प्रवाह नदी का उद्गम है वो हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणियों से होता है। उत्तरी राजस्थान में ये नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती है, यानी कि विलुप्त हो जाती है। इस नदी को प्राचीन सरस्वती का अवशेष अथवा सहायक नदी भी माना जाता है। यहाँ पर आपके सामने उचावच व अपुआ तंत्र है, कौन कौन सी नदियाँ हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये आपकी कांतली नदी, साहिबा, सांबर, बाणगंगा, मोरेल, खारी नदी, लूनी, ज्वाई, सूकड़ी नदी, बांडी, सागी नदी, पश्चिमी बनास की जो नदी है, जयसमंद झील है, यहाँ पर माही नदी है, काली सिंधी, चंबल, बनास, पार्वती नदी और चंबल नदी, ये आप यहाँ से देख सकते हो। उसी के बाद राजस्थान की प्रमुख घाटी परियोजनाओं की चर्चा करते हैं तो ये बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है, ये प्रश्न बहुत बार आता है। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं का अर्थ है कि यहाँ से जैसे कि विद्युत का उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण और भूमिगत जल स्तर, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपर्दन, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है। इसीलिए बहुत सारे उद्देश्य इन नदियों का, इसीलिए इन बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आधुनिक भारत के मंदिर, जो राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है उसको आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन नदी घाटी परियोजनाओं को महत्व देते हुए इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा। राजस्थान में चंबल परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, विसलपुरा परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना प्रमुख नदी घाटी परियोजना है।
चंबल की अगर हम चर्चा करते हैं, चंबल घाटी परियोजना, तो ये परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के राज्यों में संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए हैं। गांधी सागर बांध है जो कि मध्य प्रदेश में है, मंदसौर जिले में है, ये मंदसौर जिले में है, कहाँ पर है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है। उसी के बाद राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में राणा सागर बांध है। कोटा जिले में 2 है, एक तो जवाहर सागर है और दूसरा कोटा बैराज बांध है। इन परियोजनाओं से दोनों राज्यों को जल विद्युत और सिंचाई दोनों की सुविधाएं मिलती है। और यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हो, राणा प्रताप सागर बांध है और ये माही बजाज सागर बांध है जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। आपके चित्र के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ से बांध के नीचे से जो पानी का बहाव है वो खोला जाता है या बंद किया जाता है। उसी के बाद यहाँ से चर्चा करते हैं, माही बजाज सागर परियोजना की चर्चा करते हैं। तो बांसवाड़ा में माही नदी पर यह परियोजना स्थित है। ये राजस्थान और गुजरात राज्य की सम्मिलित परियोजना है। दोनों राज्यों में सिंचाई व जल विद्युत पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। विसलपुरा परियोजना की चर्चा करें तो राजस्थान के टोंक जिले में टोडराय सिंह नगर के पास विसलपुरा गांव में बनास नदी पर सिंचाई एवं पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजनाओं का निर्माण किया गया। ये परियोजना की चर्चा करते हैं तो परियोजना राज्य में जयपुर, अजमेर, टोंक सहित कई अन्य क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की जाती है। सरदार सरोवर परियोजना की चर्चा करते हैं जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान राज्यों की इस संयुक्त परियोजनाओं का निर्माण गुजरात में नर्मदा घाटी यानी कि नर्मदा नदी पर किया गया है। इस परियोजना से राजस्थान दक्षिणी पश्चिमी में नहर द्वारा बाड़मेर, जालौर जिलों में भी सिंचाई व पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। आगे हम चर्चा करते हैं कि इसी के अतिरिक्त राज्य की चर्चा करें कि राज्य में, जैसे हम चर्चा करते हैं कि राज्य में पाली की चर्चा करें कि पाली जिले में ज्वाई नदी पर ज्वाई परियोजना है। डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला आबा परियोजना है। उदयपुर जिले में मानसी वाकल है। प्रतापगढ़ जिले में जाखम है नदी पर जाखम परियोजना है। जल संरक्षण आधुनिक तरीकों से बांध बनाकर सबसे प्रमुख तरीका यही अपनाया गया है। आगे हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि प्रमुख की चर्चा करें कि राजस्थान में प्रमुख झीलें व जल संचयन की चर्चा करते हैं कि राजस्थान में प्रमुख झीलें व जल संचयन जैसे कि कुएं, बावड़ी, जोहड़, टांके, खंडीन आदि प्रकार से किया जाता है। उदयपुर की अगर हम चर्चा करें तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है क्योंकि 14वीं से 19वीं शताब्दी तक यहाँ जल संरक्षण हेतु अनेक कार्यों द्वारा ऐतिहासिक जल प्रबंधन प्रणाली का विकास किया गया। राणाओं ने पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, जाना सागर झीलों का समय समय पर निर्माण करवाया और नहरें बनाकर आपस में जोड़ दिया। इससे वर्षा ऋतु में जल एक के बाद दूसरी झील में स्थानांतरित होता जाता है। इन सभी झीलों के कारण इन्हें उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। आगे हम जयसमंद झील की चर्चा करते हैं तो जयसमंद झील का निर्माण है वो मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने 1687 से 1691 ईस्वी में गोमती नदी पर करवाया था। ये बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। ये विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी क्या जाती है ही सबसे बड़ी झील। अजमेर की चर्चा करें, अजमेर में स्थित पुष्कर एक धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। आना सागर भी अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है। सिरोही के माउंट आबू में स्थित नक्की झील राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित वह प्राकृतिक झील है। नक्की झील के बारे में एक कहावत है, माना जाता है कि ये देवताओं के द्वारा अपने नाखूनों से खोदी गई झील थी। राजसमंद जिले में स्थित राजसमंद झील भी एक प्रसिद्ध झील है। इसी के उत्तरी भाग में नौ चौकी भी कहा जाता है। इसके जो उत्तरी भाग है उसको नौ चौकी कहा जाता है। इसी के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण झीलों की चर्चा करते हैं। जैसे हम चर्चा करें जोधपुर की, जोधपुर में बालसमंद झील है, कायलाना उमेद सागर है, जैसलमेर में गडीसर है। डूंगरपुर की चर्चा करें तो डूंगरपुर में गेप सागर है, बीकानेर में कोलायत है, अलवर में सिलीसेड है। ये झीलें हैं। ये तो मीठे पानी की झीलें। खारी पानी की झीलें की चर्चा करते हैं कि मीठे पानी की झीलों के अतिरिक्त जैसे कि जयपुर, अजमेर, नागौर के मध्य सांबर झील है, बाड़मेर में पंचभद्रा है, नागौर में डीडवाना है, बीकानेर में लूणकरण, जैसलमेर में पोखरण। जोधपुर की चर्चा करें तो फलोदी। ये खारे पानी की झीलें हैं। यहाँ पर मेवाड़ के राणाओं एवं महाराणाओं के द्वारा जयपुर में निर्मित झीलें और नदी संगम जिसका मानचित्र आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर हम चर्चा करें कि जिलों को जोड़ने वाले सेतुओं की चर्चा करते हैं। जिलों को जोड़ने वाले कितने सेतु है? 8 सेतु बनाए गए हैं। जैसे गोवर्धन सागर है जो कि पिछोला झील को जोड़ता है और पिछोला झील पे ही है जो कि दूध तलाई को जोड़ता है। पिछोला पर है जो कि अमरकुंट को जोड़ता है। पिछोला पर जो कि कुमारिया तालाब को जोड़ता है और कुमारिया तालाब रंग सागर को जोड़ता है और अमरकुंट रंग सागर को जोड़ता है। रंग सागर स्वरूप सागर को जोड़ता है और स्वरूप सागर फतेह सागर को जोड़ता है। यानी कि जिलों को जोड़ने हेतु 8 सेतु बनाए गए हैं जो कि सभी जिलों को आपस में किसी न किसी तरीके से जोड़ते हैं, जो कि आप इस नक्शे के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर पूरा बताने का है वो प्रयास किया गया है।
ये पूरा का पूरा नक्शा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ये उदयपुर में नदी संगम व झील संगम के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ से ये प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर आपकी पिछोला झील है, यहाँ पर फतेह सागर झील है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हो कि कौन कौन सी झीलें कहाँ कहाँ पर है, महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जल संरक्षण की अगर हम चर्चा करते हैं कि जल संरक्षण की चर्चा करें, यानी कि जल का ठहराव या जल को इकट्ठा कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं, वर्तमान की चर्चा करते हैं कि वर्तमान की चर्चा करें कि वर्तमान में जो रूफ टॉप जल संचयन, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि रूफ टॉप जल संचयन क्या है, यानी वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकी बहुत ही प्रचलित व रूफ टॉप जल संचयन विधि, जो कि घर की छत पर गिरे वर्षा के जल को घर के नीचे बनाए गए कुएं में एकत्रित किया जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकी द्वारा वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन समय से यहाँ के निवासी टांका किसे कहते हैं, जो हम जिसे कुंड कहते हैं ना, आम भाषा में राजस्थान में कुंड, वो टांका है। खंडीन, जोहड़ आदि का निर्माण वर्षा जल का संरक्षण, संग्रहण या संरक्षण के लिए किया गया। तकनीकों में वृहद स्तर पर अपनाने की आवश्यकता है, यानी कि जल का संचयन किया गया, जिसे रूफ टॉप जल संचयन कहते हैं कि रूफ टॉप जल संचयन, यानी कि जल को इकट्ठा किया जाता है, उसी के बाद उसका उपयोग किया जाता है पीने के लिए या सिंचाई सुविधा के लिए, जो भी हम उपयोग करते हैं। उसी के बाद यहाँ पर आपकी शब्दावली आ जाती है, जैसे कि भूगार्भिक। भूगार्भिक शब्द का क्या अर्थ है, भूमि के अंदर। अफवाह की चर्चा करें तो नदी जल का बहाव प्रवाह होता है। टांका की चर्चा करें तो पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई हुई कुएनुमा संरचना, यानी कुएनुमा एक छोटा सा कुंड बनाया जाता है, जिसे हम कुंड, कुंडड़ी जो भी कहते हैं, टांका कहते हैं उसे। खंडीन की चर्चा करें तो पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना को खंडीन कहते हैं। जोहड़ वर्षा जल को रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ावा देने हेतु बनाई गई संरचना। आपको प्रत्येक गांव में कहीं ना कहीं जो गंदे पानी के लिए या मीठे पानी के लिए जोहड़ आपको देखने को मिलेगा। संरक्षण का अर्थ होता है सुरक्षित रखना या रख रखाव करना होता है। अभ्यास प्रश्न, ये ऐसे प्रश्न है जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और महत्वपूर्ण है, आगे भी परीक्षाओं में पूछे जाने की उम्मीद भी है। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने बनता है कि बनास किस नदी की सहायक नदी है। बनास किसकी सहायक नदी आपको बताना है, चंबल की, बाणगंगा, लूनी, माही। किसकी है बनास नदी, चंबल नदी की सहायक नदी है। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि चंबल की लंबाई कितनी है और राजस्थान में कितनी लंबाई है। अगला प्रश्न बनता है कि माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई, यानी कि माही बजाज सागर परियोजना है वो कहाँ पर विकसित की गई, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, उदयपुर में या कोटा में। कहाँ पर हो जाएगी, बांसवाड़ा में। कहाँ पर हो जाएगी आपकी, बांसवाड़ा में। आगे प्रश्न पूछा गया कि पश्चिमी राजस्थान की चर्चा करें। पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएं नुमा संरचना को क्या कहते हैं, यानी कि जो पश्चिमी राजस्थान में जो जल संरक्षण यानी कि जल को इकट्ठा करने के लिए घर में जो कुएनुमा संरचना बनाई गई है, उसे हम आम भाषा में क्या कहते हैं, उसके बारे में पूछ रहा है। खंडीन कहते हैं, जोहड़ कहते हैं, टांका कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, टांका। क्या कहते हैं हम, टांका कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका बन रहा है, जैसे कि अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट लगा ले, ये आगे भी पूछा जा सकता है कि अर्जुन की गंगा बाणगंगा को, सोम को, माही को या बनास को किसको कहा जाता है। आपको बताना है किसको कहा जाता है, बाणगंगा को कहा जाता है। घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। जयपुर में, उदयपुर में, भरतपुर में या चित्तौड़गढ़ में। घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो भरतपुर में स्थित है। कहाँ पर है, भरतपुर में स्थित है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी वीडियो और राजस्थान अध्ययन की श्रृंखला से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल के नीचे लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है इसे दबाइए। साथ में बेल आइकन और घंटी का बटन है इसे भी प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और राजस्थान अध्ययन की श्रृंखला देखने के लिए वीडियो के नीचे आपको हमारे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा होगा, नाम दिखाई दे रहा है, जिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको पहला ऑप्शन वीडियोज, दूसरा ऑप्शन आपको प्लेलिस्ट का मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाइए और राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 लिखा हुआ है, जिस पर क्लिक कीजिए और राजस्थान अध्ययन की जो जो बुकें, जो जो पाठ पढ़ाए गए उन सभी की जानकारी वहां पर मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।